नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था। आज हम अपनी एड्यूटेकन कक्षा में अध्याय 2 की शुरुआत कर रहे हैं। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में समाज और राजनीति में कौन-कौन से बड़े बदलाव आने शुरू हुए। तो चलिए देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सामाजिक परिवर्तन के उस नए दौर से। फिर देखेंगे कि समाज को बदलने के लिए 3 अलग-अलग विचार, उदारवाद, रैडिकलवाद और रूढ़िवाद कैसे सामने आए। इसके बाद हम औद्योगिक समाज की समस्याओं को समझेंगे और फिर जानेंगे कि इन्हीं समस्याओं के बीच से समाजवाद का विचार कैसे पैदा हुआ और उसे लोगों का समर्थन कैसे मिला। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में बड़े बदलावों की संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए थे। स्वतंत्रता और समानता जैसे विचार पूरे यूरोप में फैलने लगे थे। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि यूरोप में हर कोई समाज में पूरी तरह से बदलाव नहीं चाहता था। कुछ लोग बदलाव के पक्ष में थे तो कुछ पुरानी व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहते थे। इसी वजह से इस बात पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई कि आने वाले समय में समाज की संरचना आखिर कैसी होनी चाहिए। इन्हीं बहसों के बीच समाज में 3 मुख्य राजनीतिक समूह उभर कर सामने आए: उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। इन तीनों ही समूहों के विचार एक दूसरे से काफी अलग थे और समाज के भविष्य को लेकर इनकी अपनी अपनी सोच थी। तो चलिए अब हम इन तीनों को एक-एक करके विस्तार से समझते हैं। ये तीनों ही विचार, उदारवाद, रेडिकलवाद और रूढ़िवाद, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं विचारों ने 19वीं और 20वीं सदी की राजनीति की दिशा तय की। तो सबसे पहले हम उदारवादियों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उदारवादियों यानी लिबरल्स की। उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों को बराबर सम्मान दे। वो ये भी चाहते थे कि सरकार किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन न करे और देश का शासन चलाने के लिए एक चुनी हुई संसदीय सरकार हो, यानी एक ऐसी सरकार जिसमें प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाएं। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इन सब विचारों के बावजूद उदारवादियों को उस समय लोकतंत्रवादी नहीं कहा जा सकता था। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, इसे जरा ध्यान से समझिए। आपकी किताब में साफ बताया गया है कि उदारवादी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। इसका मतलब ये है कि वे ये नहीं मानते थे कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। उनका मानना था कि वोट देने का अधिकार सिर्फ उन पुरुषों को मिलना चाहिए जिनके पास संपत्ति हो। यहाँ तक कि वे महिलाओं को भी वोट देने के अधिकार के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। अब उदारवादियों के विचारों से ठीक उलट हम रैडिकल समूह के विचारों को देखते हैं। रैडिकल लोग एक ऐसी सरकार चाहते थे जो देश की ज्यादातर आबादी यानी बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, और उदारवादियों के विपरीत वे महिलाओं को भी वोट का अधिकार देने के बहुत बड़े समर्थक थे। तो यहाँ पर मुख्य अंतर क्या हुआ? जहां उदारवादी केवल संपत्ति वाले पुरुषों को ही वोट का अधिकार देना चाहते थे, वहीं रैडिकल देश के बहुमत पर आधारित एक ज्यादा लोकतांत्रिक सरकार चाहते थे। इसके अलावा एक और बड़ा फर्क था। रैडिकल्स बड़े जमींदारों और उद्योगपतियों को मिलने वाले खास अधिकारों के सख्त खिलाफ थे और वे इस बात का भी विरोध करते थे कि सारी संपत्ति बस कुछ ही लोगों के हाथों में जमा हो जाए। और अब आता है तीसरा समूह यानी रूढ़िवादियों का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये लोग बदलाव के विरोधी थे। ये उदारवादियों और रैडिकल दोनों के ही विचारों के खिलाफ थे। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद धीरे धीरे वे भी ये मानने लगे थे कि कुछ बदलाव तो जरूरी हैं, पर वे चाहते थे कि ये बदलाव बहुत धीरे धीरे हों और अतीत का यानी पुरानी परंपराओं का पूरा सम्मान करते हुए किए जाएं। चलिए अब अध्याय में आगे बढ़ते हैं। जिस समय यूरोप में ये सब राजनीतिक बहसें चल रही थीं, ठीक उसी समय समाज में एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी आ रहा था। ये दौर था औद्योगिक क्रांति का। अब जरा अपनी किताब में दी गई इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर उस समय के औद्योगिक समाज की एक कड़वी सच्चाई को दिखाती है। औद्योगिकरण की वजह से गांवों से पुरुष, महिलाएं और यहाँ तक के बच्चे भी सब काम की तलाश में शहरों के कारखानों तक पहुंचे। लेकिन इसके साथ ही शहरों में भयंकर गरीबी, गंदगी और बहुत ही मुश्किल जीवन की परिस्थितियां भी पैदा हो गईं।
आपकी किताब में नए मजदूर वर्ग की कई समस्याओं के बारे में बताया गया है, जैसे काम के घंटे बहुत ज्यादा लंबे होते थे, मजदूरी बहुत ही कम थी और बेरोजगारी तो एक आम बात थी। इसके अलावा मजदूरों को रहने के लिए बहुत गंदी बस्तियां मिलती थीं, जहां साफ सफाई का कोई इंतजाम ही नहीं था। ये हालात मजदूरों के लिए बहुत ही जानलेवा थे। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ज्यादातर उदारवादी और रैडिकल, जो खुद भी अक्सर फैक्ट्रियों के मालिक हुआ करते थे, उनका मानना था कि इन समस्याओं का समाधान आर्थिक स्वतंत्रता में छिपा है। उनका तर्क था कि अगर सरकार कोई रोक टोक ना लगाए और लोगों को व्यापार करने और पैसा लगाने की पूरी आज़ादी दी जाए, तो समाज अपने आप ही तरक्की कर लेगा। लेकिन इन मुश्किल हालातों ने समाज के बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या समाज को चलाने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है। और बस यहीं से एक बिल्कुल नया और ताकतवर विचार सामने आया, जिसे हम समाजवाद के नाम से जानते हैं। समाजवादियों ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया, समाज की इन सारी समस्याओं की जड़ आखिर है क्या? उनका तर्क था कि ये जो निजी संपत्ति की व्यवस्था है, यानी ये जो सोच है कि जमीन और कारखाने किसी एक व्यक्ति के हों, यही सारी सामाजिक असमानता और शोषण का असली कारण है। तो उनका जवाब था समाजवाद। समाजवाद का मूल विचार ये था कि उत्पादन के जो साधन हैं, जैसे कि कारखाने और खेत, उन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उन पर पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। इससे ये पक्का होगा कि समाज के संसाधनों का इस्तेमाल कुछ लोगों के मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए हो। अच्छा, अब सवाल ये था कि समाजवाद को लाया कैसे जाए। इस पर शुरुआती समाजवादियों के अलग अलग विचार थे। जैसे रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लान जैसे कुछ विचारकों ने कोऑपरेटिव यानी सामुदायिक उद्यमों का आइडिया दिया। ये ऐसे समूह थे जहां लोग मिलकर सामान बनाते थे और जो भी मुनाफा होता था उसे आपस में बराबर बांट लेते थे। हालांकि समाजवाद के सबसे प्रभावशाली विचारक हुए कार्ल मार्क्स। मार्क्स का तर्क था कि ये जो औद्योगिक समाज है, ये एक पूंजीवादी समाज है और इसका इतिहास हमेशा से ही संपत्ति के मालिकों यानी पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है। उनका मानना था कि मजदूरों को इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए एक क्रांति करनी होगी और एक कम्युनिस्ट समाज का निर्माण करना होगा, जहां सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण हो। कार्ल मार्क्स और दूसरे समाजवादी विचारकों के सिद्धांत पूरे यूरोप में बहुत तेजी से फैलने लगे। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह मजदूरों ने इस नए विचार के समर्थन में खुद को संगठित करना यानी इकट्ठा करना शुरू किया। पूरे यूरोप में मजदूरों ने अपनी जीवन और काम करने के हालात को बेहतर बनाने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने जरूरतमंद सदस्यों की मदद के लिए फंड बनाए, काम के घंटे कम करने की मांग की और सबसे जरूरी वोट देने के अधिकार के लिए भी संघर्ष किया। जर्मनी जैसे देशों में तो इन संगठनों ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियां भी बना लीं, जो चुनावों में हिस्सा लेती थी। इतिहास को समझने के लिए विचारों को असल घटनाओं से जोड़ना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आप अपनी किताब की इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये 1871 के पेरिस कम्यून का एक दृश्य है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जब पेरिस में मजदूरों ने शहर पर कब्जा कर लिया और कुछ समय के लिए खुद अपनी सरकार चलाई। ये समाजवादी विचारों का एक बहुत ही शक्तिशाली वास्तविक उदाहरण माना गया। तो हम ये देखते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक समाजवाद यूरोप की राजनीति में एक बड़ी और जानी पहचानी ताकत बन चुका था। हालांकि 1914 तक समाजवादी यूरोप में कहीं भी सरकार तो नहीं बना पाए थे, लेकिन उनके विचार बहुत मजबूत हो चुके थे और वे कानूनों को प्रभावित कर रहे थे, जिससे मजदूरों की हालत में कुछ सुधार भी हो रहा था। तो चलिए, आज हमने जो भी पढ़ा है उसे एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। हमने देखा कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में उदारवादी, रैडिकल और रूढ़िवादी विचार सामने आए। फिर औद्योगिक क्रांति से जो समस्याएं पैदा हुईं, उनके कारण समाजवाद का विचार जन्मा। ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार था जो निजी संपत्ति की जगह सामूहिक मिल्कियत पर आधारित एक बिल्कुल ही अलग समाज बनाना चाहता था। हम उन खास हालात को समझेंगे जिनकी वजह से ये इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना। तो आज की चर्चा का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर रूस में क्रांति हुई ही क्यों? वो कौन से गहरे कारण थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जिन्होंने ज़ार के इतने बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी? इस सवाल का जवाब हमें 20वीं सदी की शुरुआत के रूस के समाज और उसकी परिस्थितियों में ही मिलेगा।
देखिए, किसी भी क्रांति को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस समय का समाज कैसा था, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो आइए सबसे पहले हम 20वीं सदी की शुरुआत के रूस पर एक नजर डालते हैं और उसकी अर्थव्यवस्था और समाज को समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है वो ये है कि रूस की लगभग 85% आबादी यानी 100 में से 85 लोग खेती बाड़ी से ही अपनी रोजी रोटी चलाते थे। अब ये आंकड़ा यूरोप के किसी भी दूसरे देश जैसे फ्रांस या जर्मनी से कहीं ज्यादा था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि रूस मुख्य रूप से एक किसानों का देश था। अच्छा, भले ही ज्यादातर लोग गांव में रहते थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि रूस में उद्योग थे ही नहीं। कुछ खास इलाकों में, जिन्हें हम इंडस्ट्रियल पॉकेट्स कह सकते हैं, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, वहां कारखाने तेजी से बढ़ रहे थे। ये सब सरकार की नीतियों, खासकर रेलवे लाइनें बिछाने और बाहर से आए विदेशी निवेश की वजह से हो रहा था। जरा इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये उस दौर के मजदूरों की जिंदगी की एक कड़वी हकीकत है। आप देख सकते हैं कि कैसे मजदूर अपनी पाली के बाद बैरकों में जमीन पर ही सो रहे हैं। रहने की जगह कितनी कम है और हालात कितने मुश्किल होंगे। ये तस्वीर हमें साफ साफ बता रही है कि औद्योगिकरण की कीमत कौन चुका रहा था। और ये जो तालिका है, ये हमें मजदूरों के हालात और भी साफ साफ दिखाती है। काम के घंटे देखिए, 10 से 12 घंटे तो आम बात थी, लेकिन छोटी छोटी वर्कशॉप में ये 15 घंटे तक पहुंच जाते थे। सरकार ने नाम के लिए कुछ नियम तो बनाए थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर उन्हें लागू नहीं करवा पाते थे। मजदूरी बहुत ही कम थी और रहने की जगह, जैसा हमने पिछली तस्वीर में देखा, बहुत ही खराब थी। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि ये सारे मजदूर एक नहीं थे, उनमें भी अपने कौशल के हिसाब से बंटवारा था। जैसे जो धातु कर्मी थे, यानी मेटल का काम करने वाले, वो खुद को साहब या मजदूरों में अभिजात समझते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके काम में ज्यादा हुनर और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती थी। तो हम कह सकते हैं कि मजदूरों के बीच भी एकता की कमी थी। चलिए अब शहरों से निकलकर जरा देहात का हाल देखें। वहां भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। ज्यादातर जमीन पर कुलीनों, राजशाही या चर्च का कब्जा था। किसान बस उस पर मजदूरी करते थे। और हां, फ्रांस के किसानों के उलट रूस के किसान इन सामंतों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। वो चाहते थे कि इन सामंतों की जमीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। रूसी किसानों में एक बहुत ही खास परंपरा थी। वो समय समय पर अपनी जमीन को अपने कम्यून, जिसे मीर कहते थे, को सौंप देते थे। फिर कम्यून हर परिवार की जरूरत के हिसाब से जमीन बांटता था। ये सामूहिक भावना ही उन्हें स्वाभाविक तौर पर समाजवादी बनाती थी। तो हमने क्या देखा? शहरों में मजदूर परेशान, देहात में किसान परेशान। दोनों ही मौजूदा व्यवस्था से तंग आ चुके थे। और ऐसे ही तनाव भरे माहौल में नए नए राजनीतिक विचारों, खासकर समाजवाद को जड़ें जमाने का मौका मिल गया। यहां एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। उस समय रूस पर जार का निरंकुश शासन था। इसका सीधा मतलब यह था कि 1914 से पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी बनाना या चलाना सब कुछ गैरकानूनी था। तो जो भी राजनीतिक काम होता था वो छिपकर, गुप्त तरीके से करना पड़ता था। और इन्हीं गुप्त संगठनों में से एक बहुत अहम पार्टी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये 1898 में बनी थी। इस पार्टी के लोग कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत प्रभावित थे। मार्क्स का मानना था कि समाज में असली बदलाव, असली क्रांति तो मजदूर ही लाएंगे। इसीलिए ये पार्टी भी मुख्य रूप से मजदूरों को ही अपने साथ जोड़ने का काम करती थी। मजदूरों की पार्टी के अलावा एक और पार्टी थी जो किसानों के हक की बात करती थी। ये थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो 1900 में बनी थी। इनका मुख्य ध्यान किसानों की सबसे बड़ी समस्या पर था, और वो थी जमीन। ये पार्टी किसानों के लिए संघर्ष कर रही थी और इनकी सीधी मांग थी कि सामंतों की जमीन किसानों को दे दी जाए। लेकिन जल्द ही ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इसमें संगठन को लेकर गहरे मतभेद हो गए और पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। बहुमत वाला गुट कहलाया बोल्शेविक और इसके नेता थे व्लादिमीर लेनिन। लेनिन का मानना था कि जार के दमनकारी रूस में पार्टी को एकदम अनुशासित और मजबूत होना चाहिए। इसमें सिर्फ पेशेवर क्रांतिकारी होने चाहिए जो पूरी तरह से पार्टी को समर्पित हों। वो हर किसी को सदस्य बनाने के हक में नहीं। और जो दूसरा यानी अल्पसंख्यक गुट था, वो मेंशेविक कहलाया। ये लोग लेनिन के विचारों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि नहीं, पार्टी तो सबके लिए खुली होनी चाहिए, जैसा जर्मनी में होता है। वो एक बड़ी जन आधार वाली पार्टी बनाना चाहते थे, ना कि कुछ गिने चुने क्रांतिकारियों का समूह। तो ये जो सारा गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो आखिरकार 1905 में एक क्रांति के रूप में फूट पड़ा।
इतिहासकार अक्सर 1905 की इस क्रांति को 1917 की बड़ी क्रांति का ड्रेस रिहर्सल या पूर्वाभ्यास कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस घटना ने ज़ारशाही की सारी कमजोरियों को उजागर कर दिया और आने वाली क्रांति की जमीन तैयार कर दी। तो हुआ ये कि 1904 का साल मजदूरों के लिए बहुत मुश्किलों भरा था। जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे थे और उनकी असली मजदूरी 20% तक कम हो गई थी। इसी के विरोध में जनवरी 1905 में 1,10,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। वो अपनी मांगों की अर्जी लेकर जार के महल विंटर पैलेस की तरफ जा रहे थे, लेकिन उस शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस और कोसैक्स ने हमला कर दिया। इस हमले में 100 से भी ज्यादा मजदूर मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। इतिहास में इस दर्दनाक घटना को खूनी रविवार या ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। इस क्रूरता की खबर ने पूरे देश में आग लगा दी और हर तरफ हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई। इस बढ़ते दबाव को देखकर जार थोड़ा घबरा गया। उसने लोगों को शांत करने के लिए एक निर्वाचित संसद, जिसे ड्यूमा कहा गया, बनाने की इजाजत दे दी। लेकिन यह बस एक दिखावा था। उसने ज्यादातर मजदूर यूनियनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जार ड्यूमा को कोई ताकत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने पहली ड्यूमा को सिर्फ 45 दिनों के अंदर ही भंग कर दिया और आखिर में उसने वोटिंग के नियम ही ऐसे बदल दिए कि तीसरी ड्यूमा में सिर्फ उसके वफादार रूढ़िवादी नेता ही चुने जा सकें। 1905 की क्रांति को जार ने जैसे तैसे दबा तो दिया, लेकिन उसके शासन की नींव पूरी तरह हिल चुकी थी। और फिर जार के शासन पर जो आखिरी और सबसे घातक चोट पड़ी, वो 1914 में शुरू हुए पहले विश्व युद्ध के साथ हुई। इस युद्ध ने कमजोर हो चुके रूसी साम्राज्य को पूरी तरह से पतन की ओर धकेल दिया। जब युद्ध शुरू हुआ तो रूस में लोगों में बड़ा जोश था। राष्ट्रवाद की एक लहर दौड़ गई और सब लोग जार के पीछे खड़े हो गए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उसी शुरुआती दौर के रूसी सैनिकों की है, जिनमें एक देशभक्ति का जज्बा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये शुरुआती जोश और समर्थन ज्यादा दिन तक नहीं टिका। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, पूर्वी मोर्चे पर रूसी सेना को जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हाथों भयानक हार का सामना करना पड़ा। इन हारों ने लोगों का मनोबल तोड़ दिया और जार के प्रति उनका विश्वास भी खत्म होने लगा। इस युद्ध की जो मानवीय कीमत रूस ने चुकाई, वो दिल दहला देने वाली थी। 1917 आते आते मरने वालों और घायलों की कुल संख्या 70 लाख से भी ज्यादा हो चुकी थी। सोचिए, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। लगभग हर रूसी परिवार इस तबाही से प्रभावित हुआ था। और युद्ध का असर सिर्फ लड़ाई के मैदान तक ही सीमित नहीं था, इसने देश के अंदर भी सब कुछ तबाह कर दिया था। बाल्टिक समुद्र पे जर्मनी का कब्जा होने से बाहर से सामान आना बंद हो गया। देश के अंदर की रेलवे लाइनें टूटने लगी। लाखों तंदुरुस्त आदमियों को जंग में भेज दिया गया, जिससे कारखानों और खेतों में मजदूरों की भारी कमी हो गई। ज्यादातर अनाज सेना को भेजा जा रहा था, इसलिए शहरों में खाने की किल्लत हो गई और रोटी की दुकानों पर दंगे होना एक आम बात हो गई थी। तो कुल मिलाकर पहले विश्व युद्ध ने जार के शासन के बचे खुचे सहारे को भी तबाह कर दिया। सेना का मनोबल टूट चुका था और देश के अंदर लोग भूखे मर रहे थे। इन्हीं हालात ने 1917 की उस महान क्रांति का मंच तैयार किया। साल 1917 रूस के इतिहास में ये एक ऐसा साल था जब एक नहीं बल्कि 2 बड़ी क्रांतियां हुई, और इन क्रांतियों ने सिर्फ रूस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एडुटेकन की आज की क्लास में हम रूसी क्रांति के इसी सफर को आगे बढ़ाएंगे और खास तौर पर 1917 की इन 2 सबसे अहम घटनाओं को समझेंगे, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 1917 की कड़ाके की ठंड से। उस वक्त रूस की राजधानी पेट्रोग्राद में हालात कैसे थे और वो कौन सी वजह थीं जिन्होंने पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति की जमीन तैयार की। आइए इससे समझते हैं। देखिए, 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। शहर की जो बनावट थी ना, उसमें ही समाज का बंटवारा साफ साफ दिखता था। एक नदी थी, नेवा नदी। उसके दाएं किनारे पर मजदूरों के क्वार्टर्स और फैक्ट्रियां थीं, और बाएं किनारे पर वहां फैशनेबल इलाके थे, विंटर पैलेस था और सारी सरकारी इमारतें थीं। उस साल ठंड भी जबरदस्त पड़ रही थी और ऊपर से मजदूरों के इलाकों में खाने की, खासकर रोटी और आटे की भारी किल्लत हो गई थी। इससे लोगों में गुस्सा और तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। तो क्रांति की ये चिंगारी भड़की कैसे? 22 फरवरी को नदी के दाएं किनारे पर मौजूद एक फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई। अब ये तालाबंदी क्या चीज है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई औद्योगिक विवाद होता है तो फैक्ट्री का मालिक मजदूरों को बाहर रखने के लिए फैक्ट्री के गेट पर ही ताला लगा देता है।
बस इसी एक घटना ने हालात को पूरी तरह से बदल दिया। अब देखिए कैसे सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर हालात बेकाबू हो गए। 22 फरवरी को तालाबंदी हुई और उसके समर्थन में आसपास की और फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। अगले ही दिन 23 फरवरी को लगभग 50,000 मजदूर सड़कों पर उतर आए और दिलचस्प बात यह थी कि कई जगहों पर इन जुलूसों का नेतृत्व महिलाएं कर रही थीं। इसीलिए इस दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम भी दिया गया। 2 दिन बाद 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा यानी संसद को ही भंग कर दिया। इससे प्रदर्शनकारी और भी ज्यादा भड़क गए। और फिर आया 27 फरवरी का दिन। ये वो दिन था जब क्रांति ने एक निर्णायक मोड़ लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस मुख्यालयों पर धावा बोल दिया और सबसे बड़ी बात यह हुई कि सेना की टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी और वह हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। इस फरवरी क्रांति में महिलाओं की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। उन्होंने बहुत ही हिम्मत दिखाई थी। जार की खुफिया पुलिस की एक रिपोर्ट से ये बात पता चलती है कि जब पुरुष प्रदर्शनकारी हिचकिचा रहे थे तब महिलाएं बिना डरे सैनिकों के पास पहुंच गईं और उनसे सवाल किया, तुम मजदूरों की मदद क्यों नहीं करते? उनका यह साहस, यही वो पल था जिसने शायद सैनिकों का मन बदल दिया। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। जिस शाम सेना ने बगावत की, उसी शाम हड़ताली मजदूर और सैनिक एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी एक परिषद बना ली, जिसे सोवियत कहा गया। इसका नाम पड़ा पेट्रोग्राड सोवियत। और यह बैठक हो कहाँ रही है? उसी ड्यूमा भवन में जहां देश की संसद बैठा करती थी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था कि अब सत्ता का एक नया केंद्र बन चुका था। तो इस फरवरी क्रांति का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि 2 मार्च को जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसी के साथ रूस में सदियों से चली आ रही राजशाही खत्म हो गई। लेकिन अब सवाल यह था कि देश कौन चलाएगा? इस खालीपन को भरने के लिए सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने मिलकर एक अस्थायी सरकार बनाई, जिसे अंतरिम सरकार कहा गया। जार के जाने के बाद भी रूस में मुश्किलें कम नहीं हुईं। अब एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे इतिहास में दोहरी सत्ता का दौर कहा जाता है। ये एक तरह से सत्ता के लिए 2 ताकतों के बीच खींचतान का समय था। यहां सोवियत शब्द को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ पेट्रोग्राड में नहीं बनी थी, बल्कि पूरे रूस में जगह जगह मजदूरों और सैनिकों ने अपनी ऐसी परिषदें यानी सोवियतें बना ली थी। यह सिर्फ एक संगठन नहीं था, बल्कि ये एक तरह से अंतरिम सरकार के समानांतर चल रही एक और सरकार थी, जो सरकार के हर फैसले को चुनौती दे सकती थी। इसी उथल-पुथल के माहौल में अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के नेता व्लादिमीर लेनिन, जो देश से बाहर थे, वो रूस वापस लौट आए और आते ही उन्होंने अपनी मशहूर अप्रैल थीसिस पेश की। इसमें उन्होंने 3 मुख्य मांगें रखी। पहली, जो विश्व युद्ध चल रहा है उसे तुरंत खत्म किया जाए। दूसरी, सारी जमीन किसानों को दे दी जाए। और तीसरी, सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। और इन सबसे ऊपर उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि सारी की सारी सत्ता सोवियतों के हाथ में आनी चाहिए। ये तस्वीर लेनिन के व्यक्तित्व और उनके प्रभाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। वो एक बहुत जबरदस्त वक्ता थे और अपने भाषणों से उन्होंने मजदूरों के बीच क्रांति की एक नई लहर पैदा कर दी। इसी वजह से बुल्शेविक पार्टी का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। 1917 की गर्मियों तक आते आते पूरे रूस में मजदूर आंदोलन फैल चुका था। फैक्ट्रियों में मजदूरों की कमेटियां बन रही थीं, जो मालिकों के अधिकारों पर सवाल उठा रही थीं। ट्रेड यूनियनों की संख्या और ताकत दोनों बढ़ रही थीं। अब अंतरिम सरकार को यह देखकर डर लगने लगा कि उसकी ताकत कमजोर पड़ रही है और बोल्शेविक मजबूत हो रहे हैं। तो उसने क्या किया? उसने दमन का यानी जोर जबरदस्ती का रास्ता अपनाया। ये तस्वीर जुलाई 1917 के उन्हीं मुश्किल दिनों की है जिन्हें जुलाई डेज कहा जाता है। बोल्शेविकों के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिस पर सरकार ने गोलियां चलवा दीं। इस बर्बर कार्रवाई के बाद बहुत से बोल्शेविक नेताओं को या तो छिपना पड़ा या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेनिन को भी इस दौरान छुपना पड़ा। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच ये टकराव बढ़ता गया, लेनिन को लगने लगा कि अब बातचीत से बात नहीं बनेगी। उन्हें यकीन हो गया कि सत्ता पर कब्जा करने का सही समय आ गया है। और यहीं से अक्टूबर क्रांति की कहानी शुरू होती है। विद्रोह की तैयारी को बहुत गुप्त रखा गया। 16 अक्टूबर को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और अपनी बोल्शेविक पार्टी दोनों को इस बात के लिए मना लिया कि अब सत्ता पर कब्जा करना ही एकमात्र रास्ता है। इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी लियोन ट्रॉट्स्की को सौंपी गई, जिनके नेतृत्व में एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी यानी सैन्य क्रांतिकारी समिति बनाई गई। और फिर 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। प्रधानमंत्री केरेंस्की ने शहर में सेना बुलाकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं हुई।
सैन्य क्रांतिकारी समिति ने फौरन एक्शन लिया और एक एक करके सारे सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ऑरोरा नाम के एक जंगी जहाज ने विंटर पैलेस पर गोले दागने शुरू कर दिए। देखते ही देखते रात होने तक पूरा का पूरा शहर बोल्शेविकों के कब्जे में था। इस तस्वीर में अक्टूबर क्रांति के दो सबसे बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं, व्लादिमीर लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की मजदूरों के साथ। ये तस्वीर इस बात का प्रतीक है कि कैसे बुद्धिजीवियों के नेतृत्व और मजदूर वर्ग की ताकत ने मिलकर इस क्रांति को सफल बनाया। अब अगर इन तारीखों को एक साथ रखकर देखें तो पूरी कहानी और साफ हो जाती है। 1898 में पार्टी बनी, 1905 की क्रांति एक तरह से पहली बड़ी कोशिश थी। फिर 1917 में फरवरी और अक्टूबर की क्रांतियों से सत्ता हासिल हुई और इसका नतीजा 1918 से 1920 तक चला एक भयानक गृह युद्ध। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है कैलेंडर से जुड़ी हुई। उस जमाने में रूस में जूलियन कैलेंडर इस्तेमाल होता था, जबकि बाकी दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करती थी, जो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे था। इसीलिए जिसे हम इतिहास में फरवरी क्रांति कहते हैं, वो असल में ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मार्च के महीने में हुई थी और अक्टूबर क्रांति नवंबर के महीने में। बोल्शेविकों का सपना सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं था, वो पूरी दुनिया में समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने 1919 में मॉस्को में कॉमिंटर्न नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया। इसका पूरा नाम था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। इसका काम था दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों को एक साथ लाना और उनकी मदद करना। तो आज की क्लास खत्म करने से पहले चलिए 1917 की इस पूरी कहानी को जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हुई फरवरी क्रांति, जिसने जार के शासन को खत्म किया। इसके बाद आया दोहरी सत्ता का दौर, जिसमें अंतरिम सरकार और सोवियत के बीच ताकत की खींचतान चली। फिर लेनिन की वापसी हुई, जिसने बोल्शेविकों को एक नया और क्रांतिकारी रास्ता दिखाया। और आखिर में अक्टूबर की क्रांति हुई, जिसमें बोल्शेविकों ने एक योजना बनाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर में क्रांति तो सफल हो गई, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। बोल्शेविकों के सामने अब यह सवाल था कि वो इस इतने बड़े देश को दुनिया का पहला समाजवादी देश बनाएंगे कैसे। इसका जैसा कि हम जानते हैं, बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। उनका यह मानना था कि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का हक होना चाहिए। इसीलिए सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे पहले इसी सोच को लागू करने के लिए बड़े और फैसले लेने वाले कदम उठाए, और उन्होंने किया भी यही। नवंबर 1917 तक ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। इसका मतलब ये था कि अब उनका मालिक और मैनेजर कोई निजी व्यक्ति नहीं, बल्कि सरकार थी, जो समाजवाद के मूल सिद्धांतों में से एक है। इसी तरह सदियों से चली आ रही जमींदारी प्रथा को खत्म करते हुए जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को उन सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की पूरी छूट दे दी गई, जिन पर वो पीढ़ियों से काम करते आ रहे थे। शहरों में भी सामाजिक बराबरी लाने की पूरी कोशिश की गई। बोल्शेविकों ने बड़े बड़े मकानों का परिवार की जरूरत के हिसाब से बंटवारा कर दिया, ताकि जो लोग बेघर हैं या जरूरतमंद हैं उन्हें भी रहने की जगह मिल सके। साथ ही समाज में वर्ग भेद को मिटाने के लिए जो अभिजात्य वर्ग था, मतलब जो कुलीन लोग थे, उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पुरानी पदवियों पर भी रोक लगा दी गई। इस नए बदलाव को दिखाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां भी बदल दी गईं। 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें सोवियत टोपी, जिसे बुद्योनोव का कहते हैं, उसका चुनाव किया गया। इस तस्वीर में आप उस टोपी का डिजाइन देख सकते हैं। यह सब एक नई सोवियत पहचान को मजबूत करने के लिए किया जा रहा था। तो ये तो थे सामाजिक बदलाव, लेकिन राजनीतिक स्तर पर भी बोल्शेविक अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया। नवंबर 1917 में संविधान सभा के लिए चुनाव तो करवाए गए, लेकिन उनमें बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला। नतीजा, जनवरी 1918 में जब असेंबली ने उनके प्रस्तावों को खारिज कर दिया, तो लेनिन ने पूरी असेंबली ही बर्खास्त कर दी। इस कदम का सीधा नतीजा ये हुआ कि रूस में अब किसी और राजनीतिक दल के लिए कोई जगह ही नहीं बची। वो एक दलीय शासन वाला देश बन गया। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा तो मिला, लेकिन उस पर पूरा नियंत्रण बोल्शेविकों का ही था। उन्होंने ट्रेड यूनियनों को भी पार्टी के नियंत्रण में रखा और एक गुप्तचर पुलिस बनाई, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू और एनकेवीडी के नाम से जाना गया। इसका काम बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को सजा देना था। बोल्शेविकों के इन कदमों, खासकर जमीन के दोबारा बंटवारे के आदेश के बाद, रूसी सेना टूटने लगी। बहुत से सैनिक जो खुद किसान थे, जमीन के बंटवारे के लिए अपने घर लौटने लगे।
दूसरी तरफ गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की कड़ी निंदा की और देखते ही देखते उनके बीच एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। तो ये गृह युद्ध था किसके बीच में? एक तरफ थे रेड्स यानी कि बोल्शेविक, दूसरी तरफ थे ग्रीन्स जो समाजवादी क्रांतिकारी थे, और व्हाइट्स जो जार के समर्थक थे। व्हाइट्स को तो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसी विदेशी ताकतों का भी समर्थन मिला हुआ था, क्योंकि ये देश बोल्शेविकों के समाजवादी विचारों को अपने लिए खतरा मानते थे और उसे रूस में ही रोक देना चाहते थे। इन सभी के बीच इस लड़ाई ने देश में लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी भयानक समस्याएं पैदा कर दी। जनवरी 1920 तक आते आते भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो चुका था। उनकी जीत के पीछे कुछ बड़े कारण थे। एक तो उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों से मदद मिली। दूसरा, जो व्हाइट्स थे उन्होंने किसानों के खिलाफ बहुत क्रूरता दिखाई, खासकर उन किसानों के खिलाफ जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया था। उनकी इसी क्रूरता के कारण आम लोगों का समर्थन उनके लिए घटता गया और बोल्शेविकों के लिए बढ़ता गया। लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी मिली जुली थी। जैसा कि फ्योदोर बेलोव का यह अनुभव बताता है, जमीन के दोबारा बंटवारे ने बोल्शेविकों के लिए समर्थक भी बनाए और विरोधी भी। कुछ किसानों को फायदा हुआ तो कुछ को अपनी संपत्ति गंवानी पड़ी। ये दिखाता है कि इतने बड़े बदलाव का असर हर किसी पर अलग अलग पड़ रहा था। गृह युद्ध जीतने के बाद बोल्शेविकों ने अपना पूरा ध्यान एक समाजवादी समाज बनाने पर लगाया। इसके लिए उन्होंने एक केंद्रीकृत आर्थिक मॉडल अपनाया। उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो चल ही रहा था, लेकिन अब शासन पूरी अर्थव्यवस्था को एक योजना के तहत चलाना चाहता था। इसी सोच के आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं। इसका सीधा सा मतलब ये था कि सरकार अगले 5 सालों के लिए देश के आर्थिक लक्ष्य तय करती थी कि किस उद्योग में कितना उत्पादन होगा, कौन सी चीजें बनेंगी और उनकी कीमत क्या होगी। सारे के सारे फैसले अब केंद्र से लिए जाने थे। पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य था औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ाना। सरकार ने औद्योगिक उत्पादों की कीमतें फिक्स कर दी और उत्पादन के बड़े बड़े लक्ष्य रखें। इसका असर भी देखा। सोचिए, 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% की भारी बढ़ोतरी हुई और रूस में नए नए औद्योगिक शहर बसने लगे। उस दौर में इस तरह के पोस्टर आपको हर जगह देखने को मिलते। ये दिखाते हैं कि कैसे औद्योगिकरण को ही नए सोवियत रूस की सांस माना जाता था। इन पोस्टरों में चिमनियों से निकलता धुआं सिर्फ धुआं नहीं था, बल्कि देश की तरक्की और ताकत का प्रतीक बन गया था। आर्थिक विकास तो हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सामाजिक बदलाव भी हुए। सरकार ने एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली विकसित की और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों और किसानों के लिए विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना आसान बना दिया। महिला मजदूरों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में ही बालवाड़ियां यानी क्रेच खोल दिए गए। लेकिन इस तेजी से हो रहे विकास की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन काम करने की जो स्थितियां थीं वो बेहद खराब थीं। मजदूरों को बहुत सख्त और मुश्किल जिंदगी जीनी पड़ती थी। रहने की जगह की भी भारी कमी थी। ये एक कड़वा सच था कि प्रगति और पीड़ा दोनों साथ साथ चल रहे थे, जिसके बारे में हम एड्यूटेकन की क्लास में भी चर्चा करते हैं। लेनिन के बाद पार्टी की कमान आई जोसेफ स्टालिन के हाथों में। नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआती सफलता के बावजूद 1927-28 तक आते आते सोवियत रूस के शहरों में अनाज का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया, जिसने पूरी व्यवस्था के सामने एक नई और गंभीर चुनौती खड़ी कर दी। समस्या ये थी कि सरकार ने अनाज की जो कीमत तय की थी, किसान उस पर अपना अनाज बेचने को तैयार ही नहीं थे। स्टालिन का यह मानना था कि जो अमीर किसान हैं, जिन्हें कुलक कहा जाता था, और जो व्यापारी हैं, वो मुनाफे के लिए अनाज को जमा कर रहे हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए स्टालिन ने क्या कदम उठाए होंगे? उन्होंने एक बहुत ही कठोर नीति लागू की, जिसे कहते हैं सामूहिकीकरण। इस नीति के तहत सभी किसानों से उनकी जमीनें छीन ली गईं और उन्हें कोलखोज नाम के बड़े सामूहिक खेतों पर एक साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर किया गया। जमीन के साथ साथ उनके औजार भी सामूहिक संपत्ति बन गए और जो भी मुनाफा होता वो सभी किसानों में बांट दिया जाता था। किसानों ने इस फैसले का जबरदस्त विरोध किया। बहुत से किसानों ने तो गुस्से में आके अपने ही मवेशियों को मारना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 सालों में 1929 से 1931 के बीच देश में मवेशियों की संख्या 1/3 कम हो गई। जो कोई भी सामूहिकीकरण का विरोध करता, उसे बहुत सख्त सजा दी जाती थी। कई लोगों को जेल भेजा गया या देश से निकाल दिया गया।
सामूहिकीकरण की नीति लागू होने के बावजूद अनाज के उत्पादन में तुरंत कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि हालात और भी बिगड़ गए। 1930 से 1933 के बीच खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे भयानक अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये पत्र उस समय के किसानों का दर्द, उनकी बेबसी, सब कुछ बयां कर देता है। उन्हें कुलक यानी अमीर किसान कहकर बदनाम किया जा रहा था और उनकी सारी संपत्ति छीनी जा रही थी, जबकि वे खुद को गरीब मानते थे। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि ये नीति किस तरह आम लोगों की जिंदगियों को तबाह कर रही थी। तो जैसा कि इस तस्वीर में हमें दिख रहा है, एक समाजवादी समाज बनाने का जो सपना देखा गया था, वो गृह युद्ध की क्रूरता से, औद्योगिकरण की कठोरता से और सामूहिकीकरण की तबाही जैसे भयानक दौरों से गुजरा। क्रांति के समय जो आदर्श थे, वो ज़मीनी हकीकत में बदलते बदलते एक बहुत ही अलग और अक्सर क्रूर रूप ले चुके थे। और यहीं पर इतिहास हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसे एक क्रांति जो स्वतंत्रता, समानता और आम लोगों के अधिकारों के नाम पर शुरू हुई थी, वो एक ऐसे तानाशाही राज में बदल गई जहां लाखों लोग अकाल और सरकारी दमन का शिकार हुए। रूसी क्रांति की इस जटिल विरासत पर विचार करना बहुत जरूरी है। रूस जैसे एक देश में जो क्रांति हुई, उसने पूरी दुनिया की सोच और राजनीति पर क्या असर डाला। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्रांति का पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या था। फिर हम खास तौर पर देखेंगे कि हमारे देश भारत पर इसका क्या असर हुआ। इसके बाद हम समाजवाद की जो छवि थी, जो इमेज थी, वो कैसे बदली, उसको समझेंगे। और आखिर में पूरे चैप्टर को एक बार फटाफट समराइज करेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक से ही शुरू करते हैं। देखिए, यूरोप में उस वक्त जो समाजवादी पार्टियां पहले से थी ना, वो बोल्शेविकों के इस तरह से पावर में आने के तरीके से कह सकते हैं कि खुश नहीं थी। उनको लगता था कि जिस ढंग से बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा किया, वो तरीका ठीक नहीं था। लेकिन इस बात के बावजूद कि कई लोग उनसे सहमत नहीं थे, एक आइडिया बहुत पावरफुल था। कौन सा आइडिया? ये कि मजदूरों का अपना एक राज हो सकता है, एक वर्कर्स स्टेट बन सकता है। इस एक सोच ने, इस संभावना ने ही दुनिया भर के लोगों की कल्पना को जैसे पंख लगा दिए। उन्हें बहुत इंस्पायर किया, उनकी सोच को एक नई डायरेक्शन दी। और इस इंस्पिरेशन का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि दुनिया की कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां बनने लगीं। जैसे आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया है, ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। अब बोल्शेविक चाहते थे कि उनके विचार पूरी दुनिया में फैले और दूसरी जगहों पर भी क्रांति हो। तो इसके लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसका नाम था कॉमिंटर्न। ये क्या था? ये असल में दुनिया भर की उन सभी समाजवादी पार्टियों का एक ग्रुप था जो बोल्शेविकों की सोच का समर्थन करती थी। सोवियत संघ सिर्फ अपने आइडियाज ही नहीं फैला रहा था, वो बाकायदा दूसरे देशों के लोगों को ट्रेन भी कर रहा था। कैसे? उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। यहाँ पर दूसरे देशों से आए लोगों को पढ़ाया जाता था, उन्हें तैयार किया जाता था, ताकि वो अपने अपने देशों में जाकर कम्युनिस्ट मूवमेंट को लीड कर सके। अच्छा, अब जरा ये तस्वीर देखिए जो स्क्रीन पर है। ये एक इंडो सोवियत जर्नल का कवर पेज है। इससे क्या पता चलता है? ये एक पक्का सबूत है कि सोवियत संघ के विचार मैगजीन्स और किताबों के जरिए पूरी दुनिया में फैल रहे थे और देखिए, भारत में भी पहुंच रहे थे। तो हमने ये तो देख लिया कि सोवियत विचार पूरी दुनिया में फैल रहे थे। अब ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हमारे अपने देश भारत में लोग इन सब घटनाओं को कैसे देख रहे थे, यहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था। आपकी किताब में एक बॉक्स है, बॉक्स 5, उसमें काफी अच्छी जानकारी दी है। उसमें बताया है कि बहुत से भारतीय सोवियत संघ गए। एम.एन. रॉय जैसे लोगों ने तो वहाँ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की। और सिर्फ वही नहीं, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े बड़े थिंकर्स ने भी सोवियत सोशलिज्म में काफी इंटरेस्ट दिखाया और उसके बारे में लिखा भी। यहाँ तक कि हिंदी में भी किताबें लिखी गईं, जैसे R.S. अवस्थी की किताब थी रशियन रेवोल्यूशन और S.D. विद्यालंकार की रूस का पुनर्जन्म। तो सवाल ये उठता है कि अच्छा ठीक है, लोग जा रहे थे, लिख रहे थे, लेकिन जिन भारतीयों ने सच में सोवियत रूस जाके देखा, उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या थे? उन्होंने अपनी आंखों से वहां क्या देखा, कैसा महसूस किया? आपकी बुक में एक सोर्स दिया है, सोर्स F। इसमें शौकत उस्मानी ने 1920 में
जो देखा वो लिखा है। वो कहते हैं कि सबसे पहली बात जो नोटिस की वो ये कि लोगों में धर्म को लेकर कोई कट्टरता नहीं है। लोग बहुत खुश और हेल्दी दिखते हैं और सबसे बड़ी बात वहां हर किसी में बराबरी है, इक्वालिटी है। तो उनका जो नजरिया था वो काफी पॉजिटिव था, उम्मीद से भरा हुआ। लेकिन अब जरा 10 साल आगे चलते हैं। 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर भी वहां गए और उनका जो अनुभव था वो थोड़ा अलग था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। देखिए, एक तरफ तो वो बहुत इम्प्रेस हुए ये देखकर कि लोगों को अज्ञानता और गरीबी से बाहर निकाला जा रहा है, पर दूसरी तरफ उन्हें एक बात की चिंता भी हुई। उन्हें लगा कि यहाँ लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है, सबको एक ही जैसा सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं, है ना। शौकत उस्मानी को 1920 में एक ऐसा देश दिखा जहां बराबरी थी, सब खुश थे, और टैगोर को 1930 में दिखा कि हाँ, तरक्की तो हो रही है, लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत आज़ादी की कीमत पर। तो इस समय क्या समझ आता है? यही कि एक ही सिस्टम किसी के लिए बराबरी का स्वर्ग हो सकता है और किसी के लिए विचारों की जेल। इससे ये भी पता चलता है कि अक्सर प्रगति या डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती। अच्छा, तो इन अलग अलग विचारों को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समाजवाद की विरासत, उसकी लेगेसी क्या रही। देखिए, 20वीं सदी के खत्म होते होते एक समाजवादी देश के तौर पर सोवियत संघ की जो इंटरनेशनल रेप्यूटेशन थी वो काफी गिर गई। अगर हम सोवियत संघ की लेगेसी का हिसाब किताब करें तो हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो इसकी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, क्या कि एक बहुत पिछड़ा हुआ देश एक सुपर पावर बन गया। वहां इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का जबरदस्त विकास हुआ और गरीबों के खाने पीने का इंतजाम किया गया। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कमियां भी थीं। ये सारी तरक्की कैसे हुई? दमनकारी नीतियों से, लोगों की जरूरी आज़ादी छीनकर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बहुत बेरहमी से लागू करके। तो 20वीं सेंचुरी के एंड तक ये बात तो सब मानने लगे थे कि सोवियत संघ का जो मॉडल था उसमें बहुत बड़ी बड़ी कमियां थीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि समाजवाद का जो मूल विचार है, जो आइडिया है, वो खत्म हो गया। नहीं, उसकी इज्जत लोगों के बीच बनी रही। बस हुआ ये कि अलग अलग देशों ने समाजवाद के आइडियाज को अपने अपने तरीके से समझा और अपनाया। चलिए, तो अब हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया है, तो इसे पूरी तरह से क्लोज करने से पहले एक बार फटाफट से पूरे चैप्टर की जो मेन घटनाएं हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। ये टाइमलाइन देखिए, इससे आपको पूरी क्रांति के मेन स्टेप्स एक बार में दिख जाएंगे। सब कुछ शुरू हुआ 1905 में ब्लडी संडे से, फिर आया 1917 जिसमें पहले फरवरी में ज़ार का शासन खत्म हुआ और फिर अक्टूबर में बोल्शेविकों ने पावर अपने हाथ में ले ली। इसके बाद 1918 से 1920 तक देश में सिविल वॉर चला और आखिर में 1929 में स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन यानी सामूहिकीकरण शुरू किया। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि रूसी क्रांति ने सच में दुनिया को बदल कर रख दिया। इसने दुनिया को दो चीजें दी। एक तरफ इसने सोशल इक्वालिटी यानी सामाजिक बराबरी का एक बहुत पावरफुल सपना दिखाया और दूसरी तरफ इसने एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी कि जब सारी की सारी पावर स्टेट के हाथ में चली जाती है तो उसके कितने बड़े खतरे हो सकते हैं। तो इसी सोच के साथ आज की हमारी ये क्लास यहीं खत्म होती है।